धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज है 14 अप्रैल और आज का दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर याद किया जा रहा है। तमाम लोग तरह तरह से उनको याद कर रहे हैं। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो भी याद कर रहे हैं, जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो भी याद कर रहे हैं, जो खुद को अम्बेडकरवादी कह रहे हैं वो भी याद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल बड़ा ये होता है कि आज के दौर में क्या वाकई में बाबा साहेब को उन्हीं के विचारों के साथ याद किया जा रहा है या बस सिंबल के तौर पे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? ये एक सवाल रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांधी और अंबेडकर के बीच टकराव की स्थिति क्यों दिखाई जा रही है, क्यों बताई जा रही है। लोगों के अंदर बताया जा रहा है कि गांधी जो है अंबेडकर को पसंद नहीं करते थे। या तरह तरह की धारणाएं आप देखते होंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर चलती रहती हैं। इसके अलावा जो उन्होंने जाति प्रथा को तोड़ने की कोशिश की थी, क्या उस कोशिश में 70-72 साल के बाद हम कहाँ खड़े हैं? वो कामयाब हो पाई या वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई है? बातचीत शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर लगा देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। देखिए, मैं रहा हूँ हिंदी का पत्रकार और अखबार का पत्रकार। अखबार में क्या होता है कि हर एक की बीट बटी होती है। ये टीवी एंकरों की तरह नहीं होता कि एंकर ही बैठ गया, वही इकोनॉमी पे बात कर रहा है, वही रक्षा मंत्रालय पे बात कर रहा है, वही विदेश नीति पे बात कर रहा है, समाज सारी चीज़ों पे वही बात कर रहा है, वो ऑलराउंडर हो गया। ऐसा नहीं होता। अखबारों में हर आदमी की बीट होती है, जो जिसमें एक्सपर्ट होता है उसी पे काम करता है। लेकिन क्या करें, मैं भी इसी फील्ड में आ गया हूँ तो अब हर काम मैं ही करने लगा हूँ। इतिहास की खबरें तो मैं ही करने लग जाता हूँ, क्राइम की खबरें तो मैं ही करने लग जाता हूँ, राजनीति की खबरें तो मैं ही करने लग जाता हूँ। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे पास उतने सारे लोग नहीं हैं कि हम अलग अलग चेहरों को बिठा के वो तमाम चीज़ें कर सकें। ये डिस्क्लेमर के तौर पे मैंने इसलिए लगाया ताकि आप ये ना सवाल उठा दें कि भैया थोड़ा अध्ययन तो कर लेते बाबा साहब पे बात करने से पहले। और इन सारे सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी। नाम ही काफ़ी है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में उनको सुना जाता है और धाकड़ खबर के व्यूअर उनका अक्सर इंतज़ार करते रहते हैं। तो मुझे लगा उनसे बेहतर इस पूरे मामले पे कोई अपनी राय नहीं रख पाएगा। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद अकरम भाई, थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल अगर मैं आपसे करूं, आज के दौर में जो राजनीति है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो किस तरीके से बाबा साहेब का प्रयोग करके अपनी, ये कहा जाए देसी भाषा में जो लोग कहते हैं कि मनुवादी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये कुछ कहना क्या गलत होगा? देखिए, आपने ये बहुत गहरा सवाल पूछा है कि आज की राजनीति में कुछ लोग तो सत्ता में हैं, सत्ता के लोग भी, जैसे आपने कहा, आज के दिन सभी लोग उनको फूल मालाएं चढ़ाएंगे, सभी उनकी तारीफ में बात करेंगे। पर आज की जो सत्ता जो चल रही है वो निश्चित रूप से कहती है कि हमको हिंदू राष्ट्र लाना है जी। और बाबा साहब की मुख्य बात यही थी। उनकी जो मुख्य किताब थी भारत के विभाजन पर, पार्टीशन ऑफ इंडिया, जी। और उसके रिवाइज एडिशन में उन्होंने लिखा जी। कि अगर पार्टीशन का हो जाता है, पार्टीशन का उन्होंने विरोध किया और विरोध का आर्गुमेंट सुनिए उनका, जी। कि अगर बोले इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बन जाता है तो यहाँ हिंदू राज बनने की संभावना है और जी। जो दलितों के लिए सबसे घातक रहेगी। तो जी। आज तो वही लोग सत्ता में हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो मनुस्मृति का गुणगान कर रहे हैं, और एक तरफ से बाबा साहब की फूलमालाएं चढ़ाना और दूसरी ओर से बाबा साहब ने जो भी हमारे संविधान में बात की, जैसे सबसे बड़ी बात, खैर सभी बातें बहुत बड़ी हैं, पर जी। जैसे आप समता को लीजिए, समता जी। समता एक ऐसा मुद्दा है कि जी। जिसमें जाति, वर्ण, धर्म, लिंग के ऊपर हम सब बराबर के नागरिक हैं। तो उसमें जहाँ तक समता का सवाल है, अभी पिछले कुछ सालों में अभी अगर आप आंकड़े देखें तो 2014 के बाद मुसलमान, दलित, स्त्रियां और आदिवासी, इन पर होने वाले अत्याचार में करीब 20% वृद्धि हुई है। जी। तो ये तो एक घटनाओं के रूप में है। और जी। जहाँ तक का सिद्धांतों का सवाल है, जैसे एक आरक्षण की सुविधा रखी गई थी दलितों के लिए, अब उसका कोई मनाही तो करता नहीं है, पर जी। अंदर अंदर उसको कैसे कमजोर करना, उसकी जी। पूरी कोशिशें चालू हो रही है। और जैसे अभी मैं तो जो लव जिहाद का मामला है, मैं उसको इस बात से भी जोड़ के देखता हूँ कि वो स्त्रियों की स्वतंत्रता को रोकने का एक तरीका है। जी। तो ये सब चीजें जहाँ गैर बराबरी की बातें हैं, गैर बराबरी की तरफ पूरे आंदोलन चल रहे हैं। अब देखिए आप काऊ को देखिए, बीफ को देखिए, तो वो भी एक तरह से समाज के उन लोगों के अधिकारों पे हमला है जो बीफ खाते होंगे। अब कहना, देखिए कि महात्मा गांधी ने यही बात कही थी कि बीफ का उपयोग हमारे समाज के लोग करते हैं, इसलिए गौ हत्या पर बंदी लाना ये गलत है।
तो ऐसी चीजें जो पिछले समाज में मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ अभी आप देखिए कोरोना में लाखों लोग जो लॉकडाउन के कारण अपने शहरों से छोड़कर गांव में गए, आखिर में वो कौन थे, उनके बारे में क्या ख्याल रखा गया? अभी तो सब अपने अपने पे चेहरे पे मुकुट बांध रहे हैं कि हमने इतने वैक्सीनेशन किए, इतने वैक्सीनेशन किए, पर वो माइग्रेशन के दौरान ये गरीबों का क्या हाल हुआ, और गरीबों में दलित कितने होंगे, मुसलमान कितने होंगे, वो एक अलग बात है। पर सबकी अगर राज्य एक पालक राज्य है, पालक गार्डियन स्टेट है, तो सबका उसने ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे कहीं दिखता नहीं है। अंबेडकर का मुख्य स्टेट यही था कि राज्य जो होता है वो सबके लिए होता है, सबको बराबर की नजर से देखता है। राज्य जो होता है वो सबके लिए होता है, यही बाबा साहब चाहते थे, लेकिन आज वो दिख नहीं रहा। आपने बहुत सारी चीजें बताई भी हैं, लेकिन मैं अभी भी इसी सवाल के आसपास अपने आप को रखना चाहता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, वो मंच से कैसे बाबा साहब का नाम लेते हैं, वो उनके 5 जो स्थान है उनको डेवलप करा रहे हैं पर्यटन के तौर पे, तमाम चीजें वो करने की बात करते हैं। क्या सिर्फ उसी तरीके से जैसे वो गांधी का चश्मा इस्तेमाल कर लेते हैं या गांधी की जो बातें हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी तरीके से सिर्फ अंबेडकर का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहाँ पाते हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल से कि ये लोग अंबेडकर जी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपने गांधी जी का बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि उनके चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हीं की विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की, क्योंकि वे एक आदर्श हिंदू थे, 20वीं शताब्दी के महानतम हिंदू थे। वैसे ही पिछले कुछ 20-30 सालों से इनको समझा है कि अंबेडकर की कितनी मान्यता, कितनी पात्रता, कितनी योग्यता है, और वो दलित तबके में उनकी स्वीकार्यता कितनी है। आज वो जो अंबेडकर जी को फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, उनकी स्मृति की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दलितों के एक बड़े हिस्से को वो अपने साथ समाहित करना चाहते हैं, अपने साथ कोऑप्ट करना चाहते हैं। और उसी के बीच में दुर्भाग्यवश होता यह है कि एक तरफ तो आप ये देखते हैं, और दूसरी तरफ समाज में जो भी हम दंगे फसादात देखते हैं, उनमें ज्यादातर इन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। ये अब दूसरे देखिए, एक तरफ तो बेचारे दलित गरीब है, अनएम्प्लॉयड है, और दूसरी तरफ से उसके दिमाग में जो नफरत फैलाई जाती है, नफरत डाली जाती है, उसी से फिर समाज में ही होता है। तो अंबेडकर तो पूरा उनका मुख्य सिद्धांत था मानवता का, प्रेम का, जो उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार भी किया। इसके पीछे भी वो कहते हैं कि बुद्ध धर्म शांति का धर्म है, बुद्ध धर्म प्यार का धर्म है, बुद्ध धर्म अहिंसा का धर्म है। इसके लिए उन्होंने उसको स्वीकार किया। और हमारे समाज में आज जो चीजें दिख रही हैं, उसमें एक भी चीज उससे मिलती जुलती नहीं है। इसलिए जो भी हो रहा है, प्रतीकों की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, गांधी का चश्मा ले लीजिए, अंबेडकर की मूर्ति ले लीजिए, या फिर मटुआ मंदिर को चले जाइए, या कोई और उपेक्षित समाज है उसके कोई मंदिर बना लीजिए। तो जहां तक सवाल होता है, 2 चीजों का सवाल होता है। एक होता है आपकी इस दुनिया की जरूरतें, और इस दुनिया में संविधान द्वारा दिए गए आपको अधिकार, ह्यूमन राइट्स। ये 2 चीजों का प्राधान्य हमारे समाज में होना चाहिए। और आज जो हो रहा है कि ये प्रतीकों का इस्तेमाल करके कम्युनिटीज को अपनी तरफ ले आना, और वो राजनीति करते रहना, जिसमें कुछ कॉर्पोरेट बहुत धनी हो जाएंगे और बाकी आम लोगों की परिस्थिति पहले से बिगड़ती जाएगी, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रतीकों के आसपास राजनीति की जा रही है और प्रतीकों के आसपास लुभाने की कोशिश की जा रही है, और शायद उसी क्रम में रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया गया और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि देखो ये काम हमने किया, देश के इतिहास में अब तक कोई कर नहीं पाया। लेकिन इसी चीज में अगर आगे बढ़े, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप या सो कॉल्ड और बहुत सारे बुद्धिजीवी जिन पे वो लोग सवाल, सबका विश्वास भी है, हमेशा सब लोग जाति व्यवस्था की बात करते रहते हैं, हिंदुओं को बांटते रहते हैं, कहते रहते हैं ये दलित है, ये ओबीसी है, ये सवर्ण है, ये लोग जो असल में है समाज के दुश्मन हैं। उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि जो सवर्ण संभ्रांत अधिकार जिनके पास होते हैं, वो चाहते हैं कि ये लोग भूल जाएं कि इनके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि इनकी जाति व्यवस्था में इनकी एक जगह है। तो जाति व्यवस्था का 2 प्रकार से इस्तेमाल होता है। एक, जो उससे शोषित पीड़ित होता है, वो अपनी जाति को सामने रखकर अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करता है, और जो सही है। और दूसरे वो लोग जो इनके अधिकारों को दबाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि तुम अपनी जाति की बात क्यों करते हो, तुम्हारी समाज में जगह वही है, और धीरे धीरे उस तरफ लाना चाहते हैं। अभी आप देखिए, भारतीय संविधान पे भी उंगलियां उठ रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भारत के हिसाब से उचित नहीं है। तो ये संविधान पे उंगलियां इसीलिए उठाई जा रही है। और प्राचीन काल का गौरव क्यों किया जा रहा है?
कि प्राचीन काल में सब कुछ था, क्योंकि प्राचीन काल में ऊंच नीच के मूल्य थे और ये उन्हीं मूल्यों की तरफ लोगों को ढकेलना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने जब जाति की बात की, पेरियार ने जब जाति की बात की, फुले ने जाति की बात की, और इवन आप देखिए कबीर कबीर भी अपने तरीके से जाति व्यवस्था का कितना विरोध करते हैं, कभी आप पढ़िए। मैं तो ये मानता हूँ कि समाज में जो भी परिवर्तन चाहता है वो कमजोर लोगों की बात को, उनकी पहचान को, उनकी जरूरतों को सामने लाके समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है। और ये बात जैसे अम्बेडकर ने इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध को पहला गुरु माना, कबीर को दूसरा माना, ज्योतिराव फुले को तीसरा माना। क्यों? ये तीनों ने तर्कपूर्ण तरीके से असमानता के खिलाफ अपनी आवाज को उठाई। और आज उसके उलट जो चल रहा है कि जो समाज के कमजोर लोग हैं ये चाहते हैं कि वो वहीं के वहीं बने रहें। इनका एजेंडा मुख्य रूप से ये है कि समाज में जो बराबरी की तरफ परिवर्तन होता है वो ना हो, जैसे थे वैसे बने रहें। ये उनका जैसे थे वैसे बने रहें। आजकल एक नैरेटिव चल रहा है, शायद आपकी नजर से गुजरा है कि नहीं गुजरा है, मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि अंबेडकर अगर इतने ही अच्छे हैं, वो इतने ही तमाम महान लोगों में शुमार किए जाते हैं, तो उनकी तमाम प्रतिमाएं दलितों के यानी कि SC ST समाज के मोहल्लों में क्यों नजर आती हैं, सवर्ण समाज के मोहल्लों में क्यों नहीं नजर आती उनकी प्रतिमाएं? देखिए, ये सवर्ण समाज के बीच में भी होना चाहिए। ये तो कमजोरी तो हम सवर्ण समाज को कह रहे हैं कि वो बाबा साहब को इतना स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। और दलितों को उनकी प्रतिमाओं से एक मजबूती मिलती है। जो समाज सदियों से दवा पीड़ा कुचलित रहा है, उनको लगता है कि हमारे लिए भी कोई रास्ता है। तो खैर, वैसे केवल प्रतिमाएं बनाने से समस्या हल नहीं होती, पर एक जो अंदर की एक भावना रहती है कि मेरे लिए भी समाज में कोई जगह है, ये दलितों को उससे ये प्रकार की प्रेरणा मिलती है। और खैर सवर्ण एक कई सवर्णों का एक बड़ा तबका तो आज अंबेडकर के विचारों को स्वीकार करता है, उनके रास्ते पर चलने की भी कोशिश करता है। पर हाँ, ये उतना नहीं है कि पूरा सवर्ण समाज उनकी मूर्तियां बनाए अपने मोहल्लों में, ऐसी बात नहीं। क्या अगर इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो कहीं ये कहना कुछ अतिशयोक्ति होगा सर कि जो SC समाज के लोग हैं उन्होंने अंबेडकर जी के या यूं कहे बाबा साहब के साथ बुरा किया है, एक तरीके से उन पे कब्जा कर लिया जाति के आधार पे कि बस ये हमारे हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने कब्जा नहीं कर लिया, उन्होंने सिर्फ अपने आप को पहचाना कि बाबा साहब ने हमारे लिए मुक्ति का रास्ता दिखाया। जो बाबा साहब ने संविधान दिया, जो बाबा साहब ने आंदोलन किए, चौदार तालाब का, कालाराम मंदिर का, मनुस्मृति दहन का, वो हमारे लिए मुक्ति का मार्ग था। ऐसे ही उन्होंने ये भी कही थी ना कि आधुनिक शिक्षा को प्राप्त कीजिए, ज्योतिराव फुले ने कहा, ये आपके लिए मुक्ति का मार्ग है। तो ये दलित समाज जो उनको ये नहीं चाहते, ये थोड़ी कह रहा है दलित समाज की हमारे ये हैं तो आप इसको स्वीकार मत करो। एक्चुअली दूसरी शिकायत ये है कि बाबा साहब को पूरे भारत का, पूरी मानवता का एक नेता मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो मूल्य कहे हैं। आप बताइए कि मार्टिन लूथर किंग ने जो बराबरी की बात कही, नेल्सन मंडेला ने जो बात कही बराबरी की, महात्मा गांधी ने जो बात की, ये किसी एक समाज की नहीं है, ये पूरी मानवता की बात है। मैं तो इससे आगे जाकर कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी मानवता के विकास के लिए मूल्यों का योगदान दिया है। कोई दलित ऐसा थोड़ी कहते हैं कि आप इनको मत मानिए, पर हाँ, उनको इससे प्रेरणा मिलती है, वो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, इसलिए उनके इसमें ज्यादा दिखाई देता है। एक सवाल मेरे जहन में है और मैं चाहूंगा आप उस पर अपने अध्ययन के हिसाब से थोड़ा रोशनी डालेंगे तो मुझे भी समझने का मौका मिलेगा और हमारा जो व्यूअर है, दर्शक है, वो भी कुछ जान और समझ पाएगा। क्या राजनीति के अलावा दलित समाज है या SC ST जो भी हैं, वाकई में वो अनुसरण करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का? ये कठिन सवाल है। ये कठिन सवाल इसलिए है क्योंकि जिस समाज में वो रहते हैं उस समाज में ऐसे बहुत सारी ताकतें हैं जो उनके अंदर प्रोपेगेंडा के माध्यम से और दूसरे बहुत बड़े ग्रुप्स आ गए हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए, उसके विरोध में जो लोग कहते हैं कि जाति व्यवस्था में समन्वय होना चाहिए। तो आज उनका बहुत बड़ा प्रभाव इन दलितों के बीच में आ रहा है। और एक सोशियोलॉजी में एक शब्द है सेंसिटाइजेशन, ये MN श्रीनिवास ने रखा था। उसका मतलब है कि समाज में जो भी कमजोर तबका है वो अपने से ऊंचे तबके को देखकर उसका अनुसरण करना चाहता है, उसका अनुसरण करना। तो दलितों में भी एक तबका रहता है जो ये अनुसरण की राजनीति में जाकर उनको फॉलो करना चाहता है, और उसके कारण इसलिए पूरे सभी दलित समाज के लोग उस रास्ते पर चलेंगे ऐसा संभव नहीं है, तुरंत संभव नहीं है, क्योंकि पूरा सामाजिक आंदोलन के रूप में आगे इसको ले जाने की जरूरत है। जो बुजुर्ग हैं
उनमें तो आज भी वो चीजें नजर आती हैं, लेकिन जो युवा हैं मुझे लगता है उनमें सवर्ण समाज की तरह दिखने की, समाज के साथ बैठने उठने की, या उनकी तरह नजर आने की, या वही बनने की अजीब सी होड़ है। वो नहीं रहना चाहते हैं अपने बुजुर्गों की तरह अम्बेडकरवादी। देखिए, वो ये बात आपकी सच है, ये मैं मानता हूँ। जैसे मैंने कहा ना, इसका शब्द है संस्कृताइजेशन, कि हमसे जो ऊंचे हैं हम उनका अनुसरण करें, अनुकरण करें। अब ये उसमें दूसरी बात ये है, तो या तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें और वो अब बाबा साहब के रास्ते पर चलकर सीखें, संगठित हों, संघर्ष करें, ये एक रास्ता है। या दूसरा, मैं अपनी जगह बना लूं, मैंने अपना ये प्राप्त कर लिया है, तो मैं जो जिसको अच्छा माना जाता है, जिसको ऊंचा माना जाता है, उस रास्ते पर चलूं। तो ऐसा ट्रेंड, ऐसी बात कुछ दलित समाज के युवकों में दिख सकती है, उसमें कोई इनकार मैं नहीं करना चाहता। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं सर, क्योंकि मेरा अपना अध्ययन है ग्राउंड जीरो पे पत्रकारिता की, कि जो शाखाएं आरएसएस की लगती हैं वहां पे जी दलित समाज के युवा नजर आते हैं ज्यादा तादाद। जी जी जी। एक्चुअली ये आपका अध्ययन बिल्कुल सही है। आजकल जो शुरुआत में तो आरएसएस की शाखाओं में ब्राह्मण ज्यादा होते थे, आजकल ब्राह्मणों के बच्चे तो विदेश में रहते हैं, और जो यहाँ ओबीसी दलित के बीच में इनका काम बहुत बड़ा है शाखाओं में। आप देखिए तो एक वनवासी कल्याण आश्रम है इनका, फिर एक उनका सामाजिक समरसता मंच है। तो ये अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बच्चों को लुभाते हैं और उनको अपनी ओर आकर्षित करके उनकी जो पूरी विचारधारा है उसको वो करते हैं। अभी अभी भंवर मेघवंशी की बहुत सुंदर किताब आई है, आप कभी देखिएगा, बुक रिव्यू अगर आप करते हैं तो। मैं एक कार सेवक था, तो उसमें वो बताते हैं कि दलितों की दुविधा क्या होती है अपने एरिया में, वो कैसे आकृष्ट हो जाते हैं, कैसे लगता है कि भाई ये समाज का कोई काम है। आज भी एक मैं और इंटरव्यू देख रहा था कि ऊपर से लगता है कि ये तो समाज सेवा का काम है, पर अंदर जाके पता चलता है कि ये तो समाज को यथास्थिति में रखने का एक कार्यक्रम है, और उसी को वो एक आदर्श हिंदू समाज मानते हैं, सनातन हिंदू समाज मानते हैं, जहाँ बराबरी की तरफ परिवर्तन की कोई जगह नहीं है या उस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं है। जी, आपने वो तस्वीर देखी सर जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई? दासना गांव है, वहां पे देवी मंदिर स्थित है, एक छोटा सा बच्चा मुस्लिम है और मंदिर के अंदर पानी पीने चला जाता है। जानते हो उसको जो मार रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो यादव है, यानी कि ओबीसी जाति से ताल्लुक रख रहा है, लेकिन उसके अंदर कट्टरता और जहर देखिए कहां से इतना आ गया। देखिए अकरम भाई, मैं आपसे करीब पिछले 2-3 महीने से हमारा संपर्क हुआ है, और आप देखिए कि ये जो सांप्रदायिकता का जहर है ये हमारे समाज के सभी तबकों में आ गया है। ओबीसी हो, दलित का एक तबका हो, और सवर्णों में तो बहुत कूट कूट कर ये भरा गया है। तो ये एक बहुत हमारे समाज का एक कठिन दौर है कि जहाँ ओबीसी, दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान, इन सबको एक तरफ आना चाहिए मंच में। उनके बीच में जो प्रोपेगेंडा किया गया है वो इतना पावरफुल है कि उसका मुकाबला कहीं से नहीं हुआ। अकरम भाई, आप देखिए, मुझे बताइए कि पिछले 60-70 साल में समाज में कौन सी ताकत है जिसने इस प्रोपेगेंडा का सकारात्मक रूप से विरोध किया। हमारे पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास करने के, पर कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है, कोई ऐसा दिशा देने वाले नहीं है जिन्होंने लगातार समाज में प्रेम फैलाया हो। जो प्रेम सूफी संतों ने, भक्ति संतों ने फैलाया, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद ने फैलाया, उस बात को आज समाज में ले जाने वाला कौन है? आप इसके बाद देखिए तो एक ही तरफ से आ रहा है प्रोपेगेंडा, उसको लोग मान रहे हैं और लोगों को उसमें फिर अच्छा लगता है, अरे देखो मैंने समाज के लिए क्या काम किया, मैंने तो ये किया, तो ये इसमें उनको गौरव लगता है। नहीं तो सांप्रदायिक दंगे हुए क्यों? सांप्रदायिक दंगों में कोई सवर्ण नहीं मारे जाते, ये मेरा विश्लेषण है। सांप्रदायिक दंगों में एक बहुत अच्छा डायलॉग है नसीम फिल्म में, कैफी आजमी का, कि दंगों में हिंदू मुसलमान से पहले इंसान मारा जाता है और इंसान में भी गरीब इंसान मारा जाता है। तो आज जो प्रोपेगेंडा का पावर है हमारे समाज में वो इतना बढ़ गया है कि काफी चिंता का विषय है। वक्त का थोड़ा तकाजा होता है, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन उठाते चले जाएंगे। आप भी समझते हैं क्योंकि हम भी आप लोगों को जानते हैं, आदत तो वही बन चुकी है ना 10 मिनट में 50 खबरें देखने की, तो आप कहां से 20-25 मिनट तक एक ही खबर को देखते चले जाएंगे। और अगर इतना ही स्टैमिना होता रुकने का लोगों के पास, आप लोगों के पास कह रहा हूँ, दर्शकों की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग आज इस स्थिति में ना पहुंचते कि आपके व्हाट्सएप में कोई भी कोई चीज धकेल देता और आपके दिमाग में वो बैठा देता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो मुस्लिम थे, उनके अब्बा का नाम ये था। ये तमाम चीजें नहीं होती। गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर? सही सही।
खैर, अब सवाल को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, आजकल व्हाट्सएप में तमाम चीजें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे कि गांधी के और अंबेडकर के बीच में बहुत जबरदस्त टकराव था। क्या वो टकराव था वाकई में, और या नहीं था तो क्या नहीं था? देखिए, 1932 में मैकडॉनल्ड अवार्ड आया, जी उसमें उसने हिंदू, मुसलमान और दलित तीनों जी को पृथक पृथक मतदान क्षेत्र दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब गांधी ने देखा अगर दलित और हिंदू को सेपरेट हो जाए, तो जैसे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया तो पाकिस्तान की नींव बन गई, तो ऐसे में दलित भी हिंदू समाज से टूट जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये हम सेपरेट नहीं मानेंगे, हम इसको रिजर्व कर देंगे जी कि आपका एक विशेष स्थान रहेगा। तो तभी से रिजर्वेशन आया, जो आरक्षण सीट आई ना, तो फिर बाबा साहब ने बाद में जाकर इसी बात को स्वीकार किया कि आरक्षण से उनके समाज में जो प्रगति हुई। और दूसरा, लोग बताने की कोशिश करते हैं कि महात्मा गांधी ने उनके साथ विश्वासघात किया, पर आप विश्वास कीजिए, मैं आपको 2-3 तथ्य बताता हूँ कि अंबेडकर से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा, जो सबसे महत्वपूर्ण था। नंबर 1, अंबेडकर भारतीय सरकार की कैबिनेट में मंत्री बनना चाहिए, गांधी का आग्रह था। जी अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनना चाहिए, ये गांधी का आग्रह था। तो गांधी समाज में सब लोगों को साथ में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो देख रहे थे कि कम से कम हिंदू और दलित इस बात पे न बटे, ये उनकी कोशिश थी। और अंबेडकर खैर अपने हिसाब से उनका था कि भाई दलितों को जितने ज्यादा अधिकार मिले उतना अच्छा है। तो मैं तो दोनों में इसमें एक टकराव नहीं देखता, एक हमारे समाज में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका एक परिणाम देखकर मैं दोनों का आदर करता हूँ। आप दोनों का आदर करते हैं, ये अलग बात है। आज दोनों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जैसे आपने देखा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को सरदार पटेल से लड़ाए, बगैर लड़ाई इनकी राजनीति चलती नहीं है। आखिर की तरफ मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं सर, क्या लगता है कि वाकई में जो चीजें हैं जमीनी, वो लोगों तक पहुंच सकती हैं या पहुंचाई जा सकती है? वैसे तो आपने बताया कि आज तक ऐसे प्रोपेगेंडा के खिलाफ कभी कोई 60-70 बरस में कुछ करने की कोशिश नहीं की गई, प्रेम को बढ़ाने के लिए 60-70 बरस में कुछ करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन आज जिस तरीके के नाजुक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कि किस गली पे किसको कहाँ किस तरीके से मार डाला गया जाएगा और किसके साथ क्या हो जाएगा, कहाँ किसी गाय के नाम पे मार दिया जाएगा, कहाँ किसको गाय की खाल उतारने के नाम पे मार दिया जाएगा, तमाम तस्वीरें हमारे सामने हैं। तो ऐसे में क्या हम लोग कुछ बदलाव कर सकते हैं? देखिए अकरम भाई, ये सवाल शायद पिछली बार भी मैंने जवाब देने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि हमें नौजवानों की एक बहुत बड़ी वॉलेंटियर फोर्स खड़ी करने की जरूरत है, और वो वॉलेंटियर फोर्स अपना समय लगाए समाज में प्रेम मोहब्बत बढ़ाने के लिए, नफरत का मुकाबला करे। आपके जैसे और चैनल आए जो समाज में, व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐसे बने जो लोगों तक सच्चाई को ले जाएं। जैसे आपने अभी नेहरू के बारे में बताया, ये बात को लोगों तक ले जाना जरूरी है कि नेहरू का मुख्य उद्देश्य था भारत को प्रगति के रास्ते पे लाना। नेहरू का योगदान था आईआईटी में लाना, आईआईटी बनाना, सीएसआईआर बनाना, इरिगेशन सिस्टम बनाना, पब्लिक सेक्टर खड़ा करना, रेलवेज का विकास करना। ये चीजें बनाने के लिए हमको एक वॉलेंटियर फोर्स खड़ा करने की जरूरत है। लाखों, हजारों, लाखों ऐसे वॉलेंटियर तैयार करें जो आपके जैसे सैकड़ों, दसों चैनल्स चलें जो इन चीजों को ईमानदारी से लोगों तक ले जाएं, तो इसका समाधान है। नहीं तो मुझे इसकी कोई आशा मुझे दिखती नहीं है ज्यादा। एक शेर मुझे याद आ रहा है प्रोफेसर वसीम बरेलवी का, आपकी नजर में करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा, कोई चिराग नहीं हूं जो फिर जला लेगा। आप लोग जैसी शख्सियत हैं डॉक्टर साहब, और आप आज हमारे समाज की, हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है, लेकिन मैं देखता ये हूं कि लोगों को शायद उतनी फिक्र, उतनी अहमियत का अंदाजा नहीं है। वो सिर्फ अपनी दुनिया में घूम रहे हैं। उन्हें शायद वक्त गुजर जाने के बाद एहसास हो कि आज ऐसे लोग आएंगे कहां से। आपने वक्त दिया, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अकरम।